हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो इलस्ट्रेशन नंबर 28 जिसके बारे में हम प्रीवियस सेशन में डिस्कशन कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी। और बेसिकली यहाँ पे जो हेडिंग दे रखा है ना, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स एट FVOCI, इसको आप कट कर लीजिएगा। ये हेडिंग यहाँ पे इररिलेवेंट है। बेसिकली इस हेडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम GFRS पेपर। सो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का जो इलेक्टिव पेपर है उसमें पास्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत कुछ नया जो है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी कुछ देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स INR 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी ABC। इंडिया की ही होल्डिंग कंपनी है, इंडिया की ही उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी जो है वो एक प्रकार से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है ICD जिसको कहते हैं, वो सैंक्शन कर रहा है अपने सब्सिडरी को, लोन दे रहा है और इस लोन के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब दोस्तों आप जानते हो कि IFRS ऐसे ट्रांजैक्शन को नेग्लेक्ट करता है, बोलता है कि कोई ब्याज नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। लेट्स से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली इस चीज में हो सकता क्या है। तो कहता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है लोन देने से रिलेटेड, और कहता है हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन द इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ और ABC एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो बेसिकली दोस्तों अब यहां पर आपको एक तो जो लोन प्रोवाइडर है और जो लोन रिसीवर है उनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए, एक तो इसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमसे पूछ लिया गया है। दूसरी बात हमसे यहां पर ये बात पूछी गई है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या होगा। हालांकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन के रिलेटेड हम CFS का डिस्कशन जो है वो यहीं पे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें होगी नहीं अपने को। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज, और आपको ये सिनेरियोज कंसीडर करके चलने हैं। एक तो आपका लोन जो है वो रीपेबल ऑन डिमांड है। नंबर 1 सिचुएशन जो आपसे पूछी गई है दोस्तों वो ये है कि लोन आपका रिपेबल ऑन डिमांड है। तो आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे हो जाता है फिर कि लोन रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद में लोन के रीपेमेंट होगा। करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सिमिलर लोन इज 10% पर एनम फॉर बोथ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब यहां पे दोस्तों जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों है, दोनों कंपनी के लिए आपकी जो रेट एप्लीकेबल होगी वो क्या होगी, 10% की रेट एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता, मार्केट से लोन लिया जाता, तो 10% का ब्याज लेने वाले को, बोरोवर को देना पड़ता, चुकाना पड़ता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है लोन इज रिपेबल व्हेन द ABC हैज फंड्स टू रिपे द लोन। मतलब लोन की रीपेमेंट तभी होगी जब ABC कंपनी के पास में फंड्स अवेलेबल होंगे। तो ये 3 सिनारियो हमको अवेलेबल करा दिए गए हैं दोस्तों, और तीनों सिनारियो में हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे क्या कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट में जो बात हमको बताई गई है वो ये है कि आपका जो लोन है वो रीपेबल ऑन डिमांड है। इफ द लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, इफ द लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड। तो दोस्तों आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा आगे, इंड AS 113। इंड AS 113 जो है वो फेयर वैल्यू से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना क्या है कि अगर कोई लोन जो रिपेबल ऑन डिमांड है ना, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया है, ये अगर रीपेबल ऑन डिमांड है दोस्तों, तो ऐसे लोन का जो फेयर वैल्यू होता है, ठीक है, ऐसे लोन का फेयर वैल्यू जो होता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर ही होता है। इसका मतलब हमारे इस केस में 10 लाख ही फेयर वैल्यू होगा
क्योंकि हमने 10 लाख का लोन जो दिया है वो रीपेबल ऑन डिमांड है। क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या है ना, कोई टर्म्स तो फिक्स नहीं है कि भाई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को इतने दिनों तक लोन दे रहा है या सब्सिडरी होल्डिंग से इतने दिनों तक लोन ले रहा है। कोई टर्म, कोई मैच्योरिटी फिक्स है नहीं। जब भी जो लेंडर है वो कहेगा कि भाई लाओ हमको हमारा पैसा वापस दो, आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे लोन आपके हमेशा करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई किए जाएंगे, क्योंकि ये रीपेबल ऑन डिमांड फीचर है ना। रीपेबल ऑन डिमांड फीचर इसके अंदर आ गया, इसका मतलब दोस्तों ये कभी नॉन करंट हो ही नहीं सकता। भले ही चाहे होल्डिंग कंपनी ने उसको 1 साल से ज्यादा तक ग्रांट करके रखा हो, बट वो आपका कभी भी नॉन करंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फीचर ही क्या है, रीपेबल ऑन डिमांड वाला है। यानी जब कहेंगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों ऐसे लोन का जो फेयर वैल्यू होता है वो उसके ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर ही होता है। और इंड AS 109 का कहना है कि जब भी अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको हम लोग किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोस्तों दोनों बुक्स में हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, होल्डिंग के बुक्स में भी और सब्सिडरी के बुक्स में भी। तो यहां पे अपन क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं पेज को। यहां पे एक लाइन खींच लीजिए आप, यहां पे ठीक है, और यहां पे हेडिंग लगा दीजिए बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसका नाम है XYZ और ABC कंपनी है सब्सिडरी। ठीक है, बुक्स ऑफ XYZ और बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है ना। अब XYZ ने लोन दिया तो लोन देने की एंट्री क्या होगी, ये फाइनेंशियल एसेट बुक करेगा, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस। टू कौन से कंपनी को दिया जा रहा है, ABC लिमिटेड। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 10 लाख का लोन दे दिया हमने, हम 10 लाख से ये एंट्री पास कर देंगे। अब रही बात ABC लिमिटेड की, तो ABC को ये पैसा मिल गया तो वो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, इसको लोन कहां से मिला है, XYZ अपने पेरेंट कंपनी से लोन मिला है, तो 10 लाख रुपए से ये लोन के रिसिप्ट की एंट्री पास करेगा। अब सिंस ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा या इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, तो अगर कंसोलिडेशन की बात करें दोस्तों, तो एट कंसोलिडेशन लेवल ये लोन लेना और देना आपस में नॉक ऑफ हो जाएगा। क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, दो एंटिटी, जो ग्रुप एंटिटीज है दोस्तों, वो ग्रुप एंटिटीज मिलकर अगर अपना एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो कहने का मतलब XYZ प्लस ABC जब इनके सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो ना तो लोन दिया गया ना लोन लिया गया, क्योंकि दोनों सेम ही तो एंटिटी हैं। सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी मानते हुए हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन के इंपैक्ट की बात किया जाए तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एट कंसोलिडेटेड लेवल this will be eliminated because ये क्या है, as it is an intercompany transaction। ठीक है, ये आपका इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, तो कंसोलिडेटेड लेवल पर ये हो जाएगा कैंसल, नॉक ऑफ हो जाएगा। तो सेम ट्रीटमेंट हम लोग यहां पे भी लिख देते हैं कि कंसोलिडेटेड लेवल पर ये आपका नॉक ऑफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा केस नंबर ए, इफ द लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड। तो दोनों कंपनी अपने अपने बुक्स में किस प्रकार से इसको अकाउंट फॉर करेंगे और कंसोलिडेटेड लेवल पर क्या होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर बी की। ठीक है, केस नंबर बी की बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं केस बी। अब केस बी जो है वो दोस्तों वो क्या है, कहता है
कि लोन का जो टर्म है वो बता दिया गया क्वेश्चन के अंदर, 3 साल का लोन होगा और हम तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा लोन अगर लिया जाता है तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अब यहां पर फेयर वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। 10 लाख रुपए हमारे लोन की फेयर वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि सिमिलर लोन मार्केट में 10% के रेट के ऊपर दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं अपनी सब्सिडरी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इंड एस यहां पे कुछ ना कुछ हिडन एलिमेंट के ऊपर फोकस करेगा। देखिएगा दोस्तों केस नंबर बी, यहां पे केस नंबर बी का टाइटल लगा देते हैं, लोन जो है इज रीपेबल। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद हमारा लोन जो है वो रीपेबल है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सिमिलर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में कितनी रेट से अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आया आपकी 10%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। t इक्वल्स टू 0 पे आपको वैल्यू ढूंढनी है कि आपने लोन जो दिया है उसकी सही कीमत क्या है। तो t इक्वल्स टू 3 पे इसका रिपेमेंट होने जा रहा है। 3 पे आपको कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। 3 साल बाद में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब यही 10 लाख रुपए की आपको क्या निकालनी है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जो t इक्वल्स टू 0 पे स्टैंड करे। ठीक है ना, यही 10 लाख रुपए की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जो t इक्वल्स टू 0 पे स्टैंड करे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में 10% है ही। ठीक है, 10 लाख रुपए का हमने लोन दिया है। तो चलिए, कोई फैक्टर वगैरह दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिए, तो चलो हम ही कैलकुलेटर से फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैक्टर हो जाएगा सर 3 साल का 0.7513 है ना, 4 डिजिट तक फैक्टर ले लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन गिवन ये आएगा हमारा 0.7513 मल्टीप्लाई बाई 10 लैक्स। तो ये हो जाएगा सर जी 7,51,315 रुपीज। 7,51,315 रुपीज। 5 के ऊपर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं। ठीक है ना, अब वो सही, जितना आप फैक्टर लेंगे उतना राउंडिंग ऑफ एरर रहेगा। ठीक है, तो वो बात आप सब समझते ही हैं। चलिए, अब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ चुका है। ठीक है ना, और ये जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया है दोस्तों, मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है कि मैंने लोन कितने का दिया। ठीक है, तो मेरा जो लोन है जो मैंने दिया है वो 10 लाख का दिया है। लोन गिवन टू सब्सिडरी ठीक है, वो है 10 लाख रुपए का। अब यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ये किस बात का डिफरेंस है, 10 लाख में से ये 751,315 माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 248,685। तो अभी हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था दोस्तों पिछले सेशन के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंस आपका राइट ऑफ यूज है। अब यहां पे होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया है, तो होल्डिंग के लिए ये डिफरेंस क्या है, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस जो है होल्डिंग के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स जिसने लोन दिया है, और सब्सिडरी के लिए इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है ना, सब्सिडरी के लिए इसको क्या कहा जाएगा, होल्डिंग के लिए हम इसको क्या कहेंगे, सब्सिडरी के लिए इसको क्या कहेंगे। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना कि जो 3 साल बाद में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 7 लाख समथिंग है, और आप जानते हो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो अगर हम इसकी अकाउंटिंग की बात करें, दोनों कंपनी के बुक्स में अगर अपन इसकी अकाउंटिंग की बात करें, तो देखिएगा दोस्तों यहां पे इसकी अकाउंटिंग जो है वो क्या होगी,
जो लोन दिया है उसके बुक्स में इसकी अकाउंटिंग हो जाएगी फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ना। अब आप जानते हो इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है, तो फेयर वैल्यू हमने निकाल ली है। इसकी फेयर वैल्यू क्या आ रही है 751,315। इसका मतलब दोस्तों हमको अकाउंटिंग तो 751,315 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फेयर वैल्यू तो उसकी वो है। मतलब जो 10 लाख का लोन अगर आप बाजार में लेते हो आज के 3 साल बाद में, जो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे अपने लोन को वापस रिपेमेंट करवाने के ऊपर, तो उसकी फेयर वैल्यू 7,51,315 क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो 10% का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपने उसको डिस्काउंट कर लिया है, ठीक है ना। तो आपका सही मायने में लोन का फेयर वैल्यू है 751,315, राइट। जबकि आपने सर जी पैसा जो दिया है वो दिया है 10 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, ये तो आपका 10 लाख रुपए चला गया। अब ये जो बचा हुआ मेरा 248,685 है, ये होल्डिंग कंपनी के लिए क्या कहलाएगा और सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? यही तो है हमारा सवाल, है ना। इसी के ऊपर तो हमको काम करना है, ठीक है। अब जिन्होंने लोन लिया है दोस्तों, तो ये तो एंट्री हमारी कौन से बुक्स में हो जाएगी? ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी दोस्तों XYZ के बुक्स में, और ABC कंपनी के बुक्स में हम क्या एंट्री पास करेंगे? ABC कंपनी के बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट DR कि मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। और बैंक में पैसा आया, और रही बात फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, है ना, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करें, दैट इज लोन फ्रॉम, ठीक है, लोन लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम XYZ। इसकी फेयर वैल्यू से ही हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो ये हो गया 751,315 रुपीज। अब सर बात बस वही है कि ये जो डिफरेंस आएगा, फिर से ये डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस को हम कौन से लेजर में क्रेडिट करें यहां पर, और वहां पे उसको डेबिट करना है। तो ये हो गया 248,685, 248,685। इसको पैसा तो पूरा 10 लाख रुपए मिल गया, ठीक है। तो ये 248,685 क्या है? अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा क्यों ट्रांजैक्शन को खामोखा कॉम्प्लेक्स करते हैं सर, सीधी बात है 10 लाख का लोन दिया। अब दोस्तों आप सोचो जरा, आप ABC कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, चलो अभी XYZ का तो मैंने आपको बताया, ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ABC कंपनी को आज 10 लाख रुपए मिले, इसके ऊपर उसे कोई भी ब्याज नहीं देना, और 3 साल बाद में ये 10 लाख रुपए लौटाने हैं। तो दोस्तों आपको पता है ABC के पास में एक अपॉर्चुनिटी हो गई उस 10 लाख रुपए के ऊपर ब्याज कमाने की। अगर ABC कंपनी वही 10 लाख रुपए को अपने बैंक में जमा करा देता है तो 3 साल तक उसको ब्याज मिलेगा। अब वो ब्याज क्या होल्डिंग कंपनी ने मांगा है ABC से कि आप 3 साल तक जितना भी फंड्स यूज करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको दीजिए? नहीं मांगा ना, इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो अब सीधी बात है ABC कंपनी को तो कमाई हो गई ना एक तरीके से, जो पैसा उसको वापस लौटाना ही नहीं है। दोस्तों लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लायबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि मेरा कोई ऑब्लिगेशन है वो पैसा को वापस लौटाने का। अब मुझे दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो 2,48,685 रुपीज ये मुझे वापस लौटाना ही नहीं है, मुझे पैसा ही नहीं देना वापस। तो दोस्तों जो पैसा मुझे देना ही नहीं है वापस से, राइट, जो पैसा मुझे देना ही नहीं है वापस, उसको मैं लायबिलिटी बुक ही क्यों करूं? आज उसको मैं क्या बुक करूंगा? तो दोस्तों यहां पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 109 का कहना है कि एक तो ABC कंपनी को ये 248,685 लौटाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही XYZ कंपनी के पास में राइट टू रिसीव है 248,685 को वापस रिकवर करने का। तो दोस्तों यहां पे इंड AS ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और लॉजिकल आंसर यहां पे दिया इस क्वेरी का, और इस पर्टिकुलर सिनारियो को एड्रेस करते हुए बताया कि भाई ऐसे सिचुएशन में XYZ का ये वाला अमाउंट डीम्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा अपने सब्सिडरी के अंदर। तो इसे दोस्तों हम कैसे बुक करेंगे? इसे हम बुक करेंगे डीम्ड
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मेरा पैसा सब्सिडरी में इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि सब्सिडरी से मेरे को ये वापस तो लेना है नहीं, अब मैंने तो ये पैसा सब्सिडरी को दे दिया और मैं अब इसको वापस नहीं रिकवर कर रहा, तो एक तरीके से दोस्तों ये पैसा मेरा सब्सिडरी में इन्वेस्ट हो गया, राइट। अगर सब्सिडरी को लोन नहीं देता तो ये पैसा मेरे बुक्स में रहता, मैं मेरे बैंक में जमा कराता, मुझे मेरे उसके जमा कराए गए पैसे के ऊपर इनकम होती, तो ये मेरा होता। बट अब मैंने सब्सिडरी को दे दिया ये पैसा और मुझे ये वापस नहीं मिलने वाला। अब इस डिफरेंस का क्या करना है, तो स्टैंडर्ड कहता है ये आपका कहलाएगा डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन ABC, और यहां पे ये कहलाएगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रॉम XYZ। इसको आप दूसरे वर्ड्स में डीम्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। भाई उसके लिए इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, इसके लिए तो वो कंट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी होल्डिंग ने कह दिया ये लो भाई, ये पैसा तुम रखो और इस पैसों को हम तुमसे वापस नहीं मांगेंगे, इस पैसे को हम तुमसे वापस नहीं मांगेंगे। सो वन साइड इट शुड बी बुक्ड एज डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और अनदर साइड जिस सब्सिडरी को ये मिला है तो उसके लिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो है ना काम की चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब। अच्छा सर, ये तो ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन एंट्री हुई है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब 3 साल की बात है, तो यहां पे अगर इसके डेट में बात करूं तो इसकी डेट होगी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अब ट्रांजैक्शन के बाद में दोस्तों 3 साल तक हम उसको इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब 3 साल तक अकाउंटिंग करनी है, आप जानते हो ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे आपको पैसा वापस मिलने वाला है, इसके ऊपर आपका कोई स्पेक्युलेटिव ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ट्रेडिंग आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से ही चलाएंगे ना। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड यहां पे हम जब लगाएंगे दोस्तों, तो 1 साल बाद में, ट्रांजैक्शन के 1 साल बाद में, फर्स्ट ईयर एंड में हम क्या एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड में दोनों के बुक्स में हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो दोस्तों सीधी बात है, फर्स्ट ईयर एंड में हम लोग एक तरफ इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, एक तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बुक करेंगे। तो यहां पे मैं एंट्री पास कर देता हूं फाइनेंशियल एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस टू ABC, डेबिट टू फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। यहां पे मैं इंटरेस्ट इनकम बुक करूंगा और ये इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, ACM मेथड से बुक होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट से। सो हमने इनिशियल बुकिंग करी थी 751,315, तो 751,315 का 10%, ठीक है, 751,315 का 10%, तो ये हो जाएगा सर जी कितना, 75132, 75132, ठीक है। और यहां पे हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बुकिंग करेंगे, यहां पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, लोन फ्रॉम XYZ, कैलकुलेशन सेम रहेगी 75132। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में दोस्तों एंट्री हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब ये सेम एंट्री जो है हमारी कितनी बार चलेगी दोस्तों, अब ये सेम एंट्री हमारी रिपीट हो, हाँ जी। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारी एंट्री हुई है, अब यही एंट्री हमारी सेकेंड ईयर के एंड में होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा इसका,
हाँ जी दोस्तों, तो अब ये सेम एंट्री हमारी दोस्तों सेकेंड ईयर के एंड में भी होगी और ये एंट्री हमारी थर्ड ईयर के एंड में भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा ये जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग चलता रहेगा सब्सिडरी के बुक्स में और एज वेल एज होल्डिंग के बुक्स में, और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से इंटरेस्ट की बुकिंग होती रहेगी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी ये एंट्री बुक हुई है, तो सेकेंड टाइम पे हमारी जो बुकिंग होगी वो होगी सर जी 751315। कैलकुलेशन टेबल हमने बनाई नहीं है, छोटी सी क्वेश्चन है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 751315 प्लस पहला वाला जो इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट हो गया हमारा, तो दैट इज 75132। ठीक है, इसके ऊपर अब हम लोग 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया 751315 प्लस 75132, तो ये टोटल होता है 826447, 826447। तो इसका 10% हो जाएगा यहाँ पे 826445 कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बुक हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा बुक हो जाएगा, ठीक है ना। और अब तीसरा साल लास्ट है, अब आपको पता है तीसरे साल में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए। इंटरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे आप सब लोग, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो थर्ड ईयर के एंड में आप बैलेंसिंग फिगर में अपना इंटरेस्ट जो है वो बुक कर लीजिए। थर्ड ईयर में आपका ये हो जाएगा सर 826447 प्लस 82645 माइनस 10 लाख। थर्ड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आएगा 90908, 90908, ठीक है ना। ये लीजिए, यहां पर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमने बुक कर लिया। अगर कैलकुलेशन से हम करते तो ये आता आपका 826447 प्लस पिछली बार का जो इंटरेस्ट था 82645, ठीक है ना। 3 साल का था इसलिए हमने अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल नहीं बनाई है दोस्तों। अगर ड्यूरेशन ज्यादा रहती तो टेबल बना लेना चाहिए ताकि वहां से नंबर कॉपी हो सके। और ये हो जाएगा आपका 826447 प्लस 82645, 909092, 909092, ठीक है। तो इसका आप 10% निकालेंगे तो ये आता 90909। अब ये हमारा आ रहा है 90908। तो बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर है, इस इतना तो होता ही है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अपन ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस हिसाब से लिया है। तो अब आप समझ गए दोस्तों, आपकी अकाउंटिंग तो सेम वो की वही हुई है। हमने ट्रांजैक्शन डेट पे अकाउंटिंग कर ली, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर। एक ने लोन दिया, दूसरे ने लोन लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली आपको, डीम्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूम पड़ा, है ना, कि XYZ की तरफ से ये डीम्ड इन्वेस्टमेंट है और ABC की तरफ से ये दोस्तों होल्डिंग कंपनी से आया हुआ डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ये क्या है, डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये मान लिया जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी है इतने अमाउंट की, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में बुक करेंगे, सेकंड ईयर के एंड में बुक करेंगे, थर्ड ईयर के एंड में बुक करेंगे एज पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। और तीसरे साल के अंत में आपके लोन की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए हो जाएगी। एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, 10 लाख रुपए हो जाएगी। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री लोन के रीपेमेंट की। तो जो हमने लोन दिया था वो हमको वापस मिल जाएगा। अब मैं यहां पे एंट्री पास कर देता हूं, मुझे मेरा लोन जो है अब वो वापस मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है ना। लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने 10 लाख रुपए का लोन दिया था वो मुझे अब वापस मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे फाइनेंशियल लायबिलिटी लोन फ्रॉम XYZ, इसको डेबिट कर देंगे हम लोग, ठीक है, 10 लाख रुपए से, और टू बैंक। चलिए, तो यहां पर लोन का रीपेमेंट का अकाउंटिंग एंट्री जो है वो खत्म हो चुका है। अब रही बात ये कि यहां पे हो सकता है कि अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाए वो
कंसोलिडेटेड लेवल के बारे में पूछा जाए, जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है अकाउंटिंग हो चुका है हमारा, अब व्हाट अबाउट कंसोलिडेशन। तो सीधी बात है सर, कंसोलिडेशन में भी ये सारी की सारी चीजें दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी नॉक ऑफ हो जाएगी। एवरीथिंग विल गेट्स नॉक्ड ऑफ, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, नॉक ऑफ हो जाएगी। इंटरेस्ट देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से फर्स्ट एंट्री से बात करते हैं अपने लोग। फर्स्ट एंट्री में क्या क्या नॉक ऑफ हो जाएगा, आपने लोन दिया, लोन लिया, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपका बैंक गया, उसके पास पे बैंक आया, तो हर चीज क्या हो रही है, कंप्लीटली नॉक्ड ऑफ हो जा रही है फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री में दोस्तों आपकी ब्याज की इनकम हो रही है, कंसोलिडेटेड लेवल पर ब्याज की एक्सपेंस, दूसरे कंपनी का ब्याज का खर्चा हो रहा है, कंसोलिडेटेड लेवल पर ये ना तो ब्याज की इनकम है ना ही ब्याज का खर्चा है, दोनों आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में भी, सेकंड ईयर के एंड में भी, थर्ड ईयर के एंड में भी। इसका मतलब दोस्तों अगर कंसोलिडेटेड लेवल की बात करी जाए तो यहां पे एक नोट लिख देते हैं, एट कंसोलिडेटेड लेवल, ठीक है, एट कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल all these transactions will be eliminated, all these transactions will be eliminated, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये ट्रांजैक्शन आपस में ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि कंसोलिडेशन पर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि ग्रुप के इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है तो एक दूसरे से नॉक ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा केस, हमारा केस नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि ये केस बी आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब लास्ट केस है जो कि है केस नंबर सी। दोस्तों केस नंबर सी जो है वो कहता है कि भैया लोन इज रीपेबल व्हेन एबीसी हैज फंड्स टू रीपे द लोन। ये कौन सी बात हुई सर, पहले वाले में समझ में आ रहा है लोन रिपेबल ऑन डिमांड है, जब मांगेंगे तब मिल जाएगा। दूसरे वाले में समझ में आ रहा है कि 3 साल का ड्यूरेशन है। तीसरा वाला कह रहा है कि लोन इज रिपेबल व्हेन एबीसी हैज फंड्स टू रीपे द लोन। अब मेरे पास में पैसा होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो लोन होते हैं इनको हम रिपेबल ऑन डिमांड का दर्जा नहीं दे सकते, है ना। इनको हम लोग रिपेबल ऑन डिमांड नहीं कह सकते क्योंकि आपको मना कर देगा वो कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी, मैं कैसे वापस लौटा दूं। इसलिए दोस्तों रिपेबल ऑन डिमांड का इसमें फीचर है नहीं, टर्म्स इसके अंदर फिक्स नहीं है। अब क्या करें ऐसे केस के अंदर, तो दोस्तों ऐसे केस को कर लीजिए आप इंपॉर्टेंट मार्क, और इसका आंसर जो है वो दो ऐसा होगा कि ये इंडेस कहता है कि इस प्रकार के अरेंजमेंट को आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा और ऐसा नहीं चलेगा कि भाई पैसा होगा तो वापस देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी फेयर वैल्यू ढूंढनी है ना। इसकी फेयर वैल्यू हमको ढूंढनी है, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब दोस्तों ये जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी इसके लिए आपको इसकी मैच्योरिटी पीरियड है ना उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो आप इसकी मैच्योरिटी पीरियड का एस्टिमेशन लेंगे और एस्टिमेशन लेने के बाद में सेम वैसा का वैसा काम करेंगे जैसा हमने केस नंबर बी में किया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात आपको समझ में आई? देखिए वापस रिपीट करता हूं, लोन रिपेबल अगर ऐसे है कि जब आपके पास में पैसा हो तब दे देना, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये आपको कहते हैं ना कि ऐसे ट्रांजैक्शन आईएफआरएस में प्रोहिबिटेड है, ऐसे नहीं कर सकते हम सब कि पैसा हो तब वापस लौटा देना। आपको उस लोन को कैसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को आपको कैसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ग्रुप के अंदर, आपको डॉक्यूमेंट ऐसे करना पड़ेगा कि आपको एक मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड बाद में बढ़ सकता है, घट भी सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो मैच्योरिटी पीरियड आपने एस्टिमेट किया है उसमें ही पैसा वापस आए, उससे बियॉन्ड भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। उसको अपन मॉडिफिकेशंस कहेंगे, वो मॉडिफिकेशन आगे जाके हम लोग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। तो बट आपको यहाँ पे बात जो ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर आपका लोन रिपेबल इस प्रकार से है, जब आपके पास में फंड्स आ जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। आईएफआरएस मना करता है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ इसके लिए आपको इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड का एस्टिमेट लेना पड़ेगा कि भाई 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कभी तो फंड्स आएंगे ना। अरे आपकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके प्रोजेक्टेड कैश फ्लो देख लीजिए, आपका उसका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देख लीजिए, उसका क्या फोरकास्ट हो रहा है, कब तक वो पैसा कमा पाएगा, तब तक का एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन लॉक करवा दीजिए और उसके बाद में उसकी अकाउंटिंग वैसे ही करिए जैसे केस नंबर बी की अकाउंटिंग हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को कर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन दोस्तों
जीएफआरएस में तो आ चुका है लेकिन एफआर में अभी तक नहीं आया है, और एग्जाम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें देखी होगी, और ये देखिए हमने जो किया है वही इन्होंने भी किया है, ठीक है। सिनारियो नंबर सी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो ए और बी तो हमारा हो चुका है, सी के बारे में देखिए पढ़ लीजिए। कहता है जनरली अ लोन विच इज रिपेबल व्हेन फंड्स आर अवेलेबल कांट बी स्टेटेड टू बी रिपेबल ऑन डिमांड। इसको रिपेबल ऑन डिमांड जैसा नहीं कह सकते हम लोग। रादर द एंटिटीज नीड टू एस्टिमेट रिपेमेंट डेट, यानी एंटिटी को रिपेमेंट डेट का एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि भाई कब तक वापस लौटा दोगे, and determine its measurement accordingly. So if the loan is expected to be repaid in 3 years, its measurement will be the same as in scenario number B. अगर हम मान लेते हैं कि 3 साल में होगा तो B के जैसे ही इसका आंसर किया जाएगा। अब कहता है in the consolidated financial statement the loan or interest income or expenses will get knocked off as intra-group transaction in all 3 scenarios. ठीक है ना? Hence the above accounting will not have any impact in the consolidated financial statements. कहा था ना CFS के लेवल पर इसका कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हाउएवर इफ द लोन इज इन फॉरेन करेंसी, अब दोस्तों ये वाली बात जो है इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर देना, क्योंकि हम लोग जब फॉरेन करेंसी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो ये जो 3 लाइन आपकी लास्ट बचती है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। अभी के लिए इस चीज को रहने दीजिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी में जो फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सचेंज जो है 2 कंट्री के बीच का वो ले जाता है। जैसे मान लो लोन लिया आपने यूएस डॉलर में, उस दिन रेट थी 70 और जब चुकाया तब 75 हो गई। तो दोस्तों ये जो 5 रुपए का नुकसान हुआ ये ग्रुप को नुकसान होता है, और ये ग्रुप का नुकसान पीएनएल में रहता है। अधिक चर्चा इसके बारे में हम लोग इंड AS 21 में करेंगे। बट एज फार एज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन 100% अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में ले आता हूं जो हमारा पेंडिंग रह गया था, वो था ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 23। सेम क्वेश्चन ही है, ये वैसा ही है, कुछ इस प्रकार का ही। कहता है देखिए शेयर होल्डर ऑफ कंपनी सी प्रोवाइड सी विथ फाइनेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन नोट्स टू इनेबल इट टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज। तो जो शेयर होल्डर जो है कंपनी सी के, वो कंपनी सी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन नोट्स। लोन नोट्स का मतलब वही है, लोन दिया गया है एक तरीके से, है ना। टू इनेबल टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके सब्सिडरीज के अंदर। द लोन नोट्स विल बी रिडीम्ड सोली आउट ऑफ डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम दीज सब्सिडरीज। बेसिकली ये जो लोन नोट्स है ना, इनका रिडम्पशन कैसे होगा? सोली आउट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दीज सब्सिडरीज, यानी सब्सिडरी से जब डिविडेंड मिलेगा ना तब जाकर इन लोन नोट्स का हम रिपेमेंट करेंगे। एंड बिकेम रिडीमेबल ओनली व्हेन सी हैज सफिशिएंट फंड्स टू डू सो। ठीक है, अब कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट सफिशिएंट फंड्स रेफर्स ओनली टू डिविडेंड रिसिप्ट्स फ्रॉम द सब्सिडरीज। एनालाइज द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लोन नोट्स। अब देखिए दोस्तों, लोन नोट्स हमारे कंपनी के लिए बात हो रही है। शेयर होल्डर्स तो इंडिविजुअल पर्सन है, उनके बुक्स के ऊपर इंड AS नहीं लगता, है ना। बात हो रही है कंपनी के लिए। अब कंपनी ने लोन जो है वो कहां से लिया है? अपने शेयर होल्डर से लोन लिया है। अब दोस्तों इस लोन को हम कैसे क्लासिफाई करें, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे हम प्रेजेंट करें? तो सीधी बात है, जब हमारे पास में वो डिविडेंड आएगा तब हम उनका रिपेमेंट करेंगे। इसका मतलब ये तो वही बात है ना, डिविडेंड पे निर्भरता आ चुकी है। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो यहाँ पे दोस्तों सेम वही बात है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप ऐसा कुछ करें अपने लोन के अंदर कि उसकी अकाउंटिंग किसी कॉन्टिंजेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो रही है, राइट, कि भाई वहां से डिविडेंड आएगा ना तभी हम इसका पेमेंट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? वही है, लोन का एक एस्टिमेटेड रीपेमेंट डेट है, उसको सोच के चलना है कि भाई कितने दिनों में आप वापस लौटा सकते हो मैक्सिमम। उसके बेसिस पर उसकी फेयर वैल्यू निकालिए सिमिलर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए, और जो फेयर वैल्यू निकालेंगे उसी के ऊपर उसकी अकाउंटिंग होगी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से, है ना। तो ये कहता है लोन नोट्स आर रीपेएबल, ठीक है, ओनली देन सी अर्न्स रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम द सब्सिडरीज। Hence, C cannot be forced to obtain additional external financing or to liquidate its investment to redeem the shareholder loan. Consequently, the loan notes are not considered payable on demand. अब ये आपके लोन नोट जो हैं
वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं कहलाएंगे, यही बात हमने वहां पे चर्चा करी थी, राइट। अब कहता है अकॉर्डिंगली लोन नोट्स शैल बी इनिशियली मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू प्लस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट में हम लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, बीइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड यूजिंग अ मार्केट रिलेटेड रेट, and the amount and timing of the expected future cash flow should be determined on the basis of the expected dividend flow from the subsidiaries। ठीक है ना। अब रही बात ये टाइमिंग जो है वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, अब सीधी बात है डिविडेंड आएगा तभी तो हम पेमेंट करेंगे, तो आप एक काम करिए ना, डिविडेंड आने का टाइमिंग जो है वो एस्टिमेट कर लीजिए, उसी के बेसिस पे लोन के रीपेमेंट का भी टर्म डिसाइड हो जाएगा। Also, the valuation would need to take into account possible early repayments of principal and corresponding reductions in the interest expenses। तो सीधी सी बात है, अगर आपको डिविडेंड जल्दी मिल जाता है तो आपकी इंटरेस्ट की जो खर्चा है, इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा कम लग जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने डिविडेंड जल्दी मिल गया आपको, ठीक है, आपने सोचा था डिविडेंड 3 साल बाद मिलेगा लेकिन 2 साल बाद में ही मिल गया, तो जैसे ही डिविडेंड मिला आपने लोन नोट का पेमेंट कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का नुकसान जो हो रहा था वो बच जाएगा। तो ऐसी सारी चीजों को आप फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उसको एस्टिमेट कीजिए, ठीक है। फिर कहता है सिंस द लोन नोट्स आर इंटरेस्ट फ्री और बियर लोअर देन मार्केट इंटरेस्ट, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द लोन नोट्स दैट इज द अमाउंट ग्रांटेड एंड द फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। तो सीधी बात है, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट फ्री है या लोअर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोन आपको मिला है, तो वो डिफरेंस तो आना ही है। अगर इंटरेस्ट फ्री रहा तो पूरा डिफरेंस आ जाएगा, और लोअर हुआ तो वो कुछ तो डिफरेंस रहेगा। अब रही बात ये कि वो डिफरेंस का हम करेंगे क्या, सेम वही करेंगे जो वहां पे किया था दोस्तों। यहां पे आपके पास में दोस्तों कहता है बिकॉज द फाइनेंसिंग इज प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, द रिजल्टिंग क्रेडिट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन इक्विटी एज अ शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। इस बार पैसा कहां से आ रहा है, होल्डिंग से नहीं आ रहा, शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है, तो ये शेयर होल्डर का डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो कन्वर्सली इन बुक्स ऑफ शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर के बुक्स में क्या होगा, कहता है द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड इट्स फेयर वैल्यू शैल बी रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड, डीम्ड इन्वेस्टमेंट। अब रही बात ये कि सर शेयर होल्डर है कौन, शेयर होल्डर कोई इंडिविजुअल है ना दोस्तों, तो उसके ऊपर तो इंडेक्स लगते नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर मान लो कोई कंपनी है तो उसको तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब मान लो वो कंपनी है तो वो कैसे अकाउंटिंग करेगा, वही अकाउंटिंग करेगा डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। इस बार वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है वो शेयर होल्डर। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम वो की वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में अंतर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड सी लिमिटेड। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन से कुछ नया और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सीखने को मिला होगा। ये क्या है, समराइज करते हैं इस पूरे के पूरे डिस्कशन को। देखिए होल्डिंग हो चाहे सब्सिडरी हो, तो होल्डिंग सब्सिडरी में तो रिलेशनशिप हो गया, तो बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाएगी। जब कोई दो इंडिपेंडेंट पर्सन है जो आपस में रिलेटेड नहीं है, दैट इज होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, वो शेयर होल्डर है और कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बात कंसोलिडेटेड लेवल तक जाएगी नहीं, ठीक है। अब रही बात ये, देने वाला अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ब्याज दर पर कोई फाइनेंस देता है या 0% इंटरेस्ट पे कोई ब्याज देता है, तो दोस्तों वो डिफरेंस आएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है और प्रेजेंट वैल्यू का या फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो देने वाले के लिए इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन दी एंटिटी, और लेने वाले के लिए डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेंडर, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये क्रक्स है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बाकी का डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।